अप्रैल 2024 की बात है जब अरब प्रायद्वीप के ऊपर आसमान का रंग अचानक किसी जहरीले अप्राकृतिक हरे रंग में बदल गया। फिर महज कुछ ही घंटों के भीतर उस तपते रेगिस्तान पर 1.5 साल की बारिश एक साथ टूट पड़ी। उसके बाद जो तबाही मची, उसके लिए चमचमाते टूरिस्ट ब्रोशर्स ने कभी किसी को तैयार नहीं किया था। दुनिया का सबसे आलीशान और आधुनिक हवाई अड्डा पानी में डूब चुका था। करोड़ों की इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैरती हुई कचरे की तरह बह रही थीं और बहुमंजिला इमारतों के लोग बिना बिजली, पानी और लिफ्ट के कैद हो गए। आज आप और मैं इस चमकते शहर के उस सच की तहकीकात करेंगे जिसे दशकों से दो बिल्कुल अलग कहानियों के पीछे छिपाया गया है। एक तरफ तो सरकारी विज्ञापन इस जगह को एक बेदाग भविष्य का स्वर्ग बनाकर पेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आई हुई है जो दावा करते हैं कि यह शहर एक वीरान खंडहर है जो सिर्फ लावारिस छोड़ी गई सुपरकारों और खाली खड़ी गगनचुंबी इमारतों के दम पर टिका है। लेकिन पत्रकारिता के नजरिए से देखूं तो ये दोनों ही बातें पूरी तरह सच नहीं हैं। इस शहर के चमचमाते चेहरों के पीछे छिपा असली खतरा ये नहीं है कि यह खाली है, बल्कि सबसे बड़ा डर यह है कि यह अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा भर चुका है। उस भयानक तूफान ने साफ कर दिया कि हमेशा धूप और बेलगाम विकास के भरोसे तैयार की गई ये नाजुक मशीन अब अपनी भौतिक सीमाओं से टकराकर दम तोड़ रही है। ये कुदरत से आगे भागने की जिद और उसके भयानक अंजाम की कहानी है। अगर आप इंटरनेट पर इस शहर की सच्चाई खोजने निकलेंगे तो आपको आधुनिक अफवाहों और कहानियों का एक बड़ा जाल मिलेगा। ड्रामा से भरपूर वीडियो आपको बताएंगे कि यहाँ के कर्ज के कानून इतने सख्त हैं कि कारोबारी अपनी महंगी फेरारी गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही लावारिस छोड़कर रातों रात देश से भाग रहे हैं। वे दावा करेंगे कि इमारतें अंदर से खोखली हैं, मॉल पूरी तरह खाली पड़े हैं और रेगिस्तान का ये महान प्रयोग हमारी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। ये सुनने में बहुत रोमांचक लग सकता है, लेकिन ये हकीकत से कोसों दूर है। सच तो यह है कि बाउंस चेक को अपराध मानने वाले पुराने कानूनों में सालों पहले सुधार किया जा चुका है। और रही बात उन लावारिस कारों की, तो वो साल 2008 की आर्थिक मंदी के वक्त का एक अस्थायी दौर था, जिसे आज लोग सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए थंबनेल पर इस्तेमाल करते हैं। असली सच इससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ और सच कहूं तो बेहद डरावना है। आप और मैं यहाँ जिस शहर को देख रहे हैं वो लोगों की कमी से नहीं जूझ रहा है, बल्कि वो हद से ज्यादा दबाव और अनियंत्रित भीड़ का शिकार हो चुका है। दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बाद यहां अचानक बेहिसाब पैसा और विदेशी नागरिक उमड़ पड़े। कोई यूरोप के युद्ध से बचना चाहता था, कोई अपने देश की महंगाई से परेशान था, तो कोई टैक्स बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहा था। देखते ही देखते लाखों लोग यहां आ बसे। साल 2023 में शहर ने 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत करके इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इस पूरे आर्थिक मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, क्योंकि पर्यटकों का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा कभी भी व्यवस्था की मजबूती की गारंटी नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि इंजीनियरिंग के दम पर खड़े इस शहर में आबादी बढ़ने का मतलब है उस सिस्टम पर भारी दबाव जिसे चलाना बहुत खर्चीला है। यहाँ आने वाले हर नए इंसान को साफ किया हुआ पानी, चौबीसों घंटे एसी, कचरा प्रबंधन और सड़कों पर जगह चाहिए। यहाँ का बुनियादी ढांचा आपदाओं को झेलने के बजाय सिर्फ रियल एस्टेट के फायदे के लिए बहुत तेजी से बनाया गया था। जब मैं इसके आंकड़ों की बारीकी से जांच करता हूं, तो मुझे कोई मरता हुआ शहर नहीं दिखता, बल्कि मुझे एक ऐसा शहर दिखता है जो ट्रेडमिल पर भाग रहा है, जिसे अपनी जगह पर टिके रहने के लिए और तेज भागना पड़ रहा है। अब चुनौती दुनिया को आकर्षित करने की नहीं है, बल्कि उन्हें संभालने, ठंडा रखने और उस भारी अदृश्य खर्च को चुकाने की है जो अंदर ही अंदर इसकी बुनियाद को खोखला कर रहा है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था अपनी आखिरी सीमा के कितने करीब है, तो आपको जमीन के बजाय आसमान की तरफ देखना होगा। इस रेगिस्तानी अर्थव्यवस्था की असली जान तेल नहीं है। असलियत में तेल यहाँ की कुल जीडीपी का बेहद छोटा सा हिस्सा है। इसका असली इंजन तो माल ढुलाई, लोगों का आना जाना और हवाई यात्राएं हैं। यह शहर पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाले एक विशाल पुल की तरह काम करता है। यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा सालों से दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना हुआ है। साल 2023 में लगभग 87 मिलियन यानी 8.25 करोड़ यात्री इन टर्मिनल से होकर गुजरे। लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी और साफ दिखने वाली भौगोलिक मुसीबत छिपी हुई है, जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। ये हवाई अड्डा चारों तरफ से घिर चुका है।
इसके एक तरफ घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके हैं तो दूसरी तरफ बड़े बड़े हाईवे और पड़ोसी राज्य की सीमा है। यहां एक नई रनवे बनाने की जरा भी जगह नहीं बची है। ऊपर आसमान का ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि विमानों को लैंडिंग का मौका पाने के लिए अक्सर फारस की खाड़ी के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने पड़ते हैं। ये हवाई क्षेत्र ही इस पूरी अर्थव्यवस्था की आखिरी सीमा बन चुका है। अगर विमान उतर नहीं पाएंगे तो पर्यटक पैसे नहीं खर्च करेंगे, होटल खाली रह जाएंगे और पूरा बाजार ठप हो जाएगा। इस गंभीर रुकावट को देखते हुए यहां के शासकों ने एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया है। उन्होंने रेगिस्तान के सुदूर इलाके में स्थित अल मखतूम एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 34.8 बिलियन डॉलर के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी है। उनका मकसद हर साल 26 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता हासिल करना है। लेकिन यहीं पर हमें इस अंधी दौड़ का असली जाल दिखाई देता है। आप और मैं समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक नया हवाई अड्डा बनाना नहीं है, बल्कि पूरे शहर के व्यापारिक केंद्र को ही बदलना है। पूरी सप्लाई चेन, कार्गो हब और हवाई जहाजों के कर्मचारियों को एक बिल्कुल नए इलाके में बसाना होगा। इस भारी निवेश के पीछे सिर्फ ये एक उम्मीद है कि दुनिया भर में हवाई यात्रा की मांग हमेशा इसी तरह बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा, हवाई ईंधन महंगा हुआ या पर्यावरण नियमों के चलते लंबी उड़ानों पर भारी टैक्स लगाया गया, तो 35 बिलियन डॉलर का यह निवेश इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय हमेशा के लिए गहरे कर्ज के दलदल में डुबो देगा। देखा जाए तो ये शहर अपनी पूरी ताकत उस इकलौते क्षेत्र पर लगा रहा है जिसे वो खुद कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। ये अपने भविष्य का दाव इस उम्मीद पर खेल रहा है कि दुनिया कभी उड़ना बंद नहीं करेगी। लेकिन अगर विमान इस शहर का इंजन है, तो पानी और ठंडी हवा यहाँ की सांसें हैं। जब आप यहाँ के हरे भरे गोल्फ कोर्स, विशाल कृत्रिम झीलें और तपते रेगिस्तान के बीच बने फूलों के बड़े बड़े बगीचे देखते हैं, तो आप असल में एक बहुत खूबसूरत धम को देख रहे होते हैं। धरती के सबसे गर्म और मुश्किल मौसमों में से एक होने के कारण यहाँ प्राकृतिक रूप से मीठे पानी की उपलब्धता लगभग शून्य है। इस चमचमाती हरियाली के पीछे छिपे भयानक सच और लगातार काम करते कारखानों की हकीकत को आम जनता की नज़रों से हमेशा छुपाकर रखा जाता है। लाखों निवासियों और सैलानियों को जिंदा रखने के लिए ये शहर पानी साफ करने की एक ऐसी तकनीक पर निर्भर है जो अविश्वसनीय रूप से महंगी है, जिसे हम डीसैलिनेशन कहते हैं। हर दिन समुद्र के किनारे लगे विशाल कारखाने लाखों गैलन खारे पानी को खींचते हैं, उसे उबालते हैं या फिर भारी दबाव से साफ करके पूरे शहर में भेजते हैं। इस काम को करने के लिए जितनी बिजली लगती है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भले ही प्रशासन अब सौर ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग इतनी ज्यादा है कि यहां केवल वजूद बनाए रखने की कीमत भी आसमान छू रही है। और याद रखिए, यह पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये पानी इस रेगिस्तान को एक शानदार नखलिस्तान दिखाने के ढोंग को बनाए रखने के लिए बहाया जाता है। इससे लॉन सींचे जाते हैं, आलीशान होटलों के पूल भरे जाते हैं और भारी मशीनरी को ठंडा रखा जाता है। इसके बाद आती है यहाँ की जानलेवा गर्मी। साल के लगभग 6 महीने यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिससे बाहर निकलना भी मौत को बुलावा देने जैसा है। पूरी अर्थव्यवस्था बंद कमरों के भीतर सिमट जाती है। विशाल मॉल, शीशे की गगनचुंबी इमारतें और यहां तक कि कृत्रिम बर्फ वाले इंडोर स्की ढलानों को ठंडा रखने के लिए बिना रुके बिजली की जरूरत होती है। यही बात इस शहर को सबसे नाजुक बनाती है। यहां का पूरा ढांचा एक ऐसा बंद चक्र है जो जरा सी रुकावट आते ही पूरी तरह बिखर सकता है। दुनिया के किसी भी बड़े शहर में अगर कुछ घंटों के लिए बिजली चली जाए तो लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन आप और मैं जिस भयानक गर्मी की बात कर रहे हैं, वहां तपती गर्मियों के दौरान अगर कुछ दिनों के लिए भी बिजली या पानी बंद हो जाए, तो वो सीधे तौर पर एक मानवीय आपदा में बदल जाएगा। कुदरत से रोजाना लड़ने की ये भारी कीमत यहाँ की हर चीज में शामिल है, चाहे वो होटल का किराया हो या एक कप कॉफी। इस शहर को अपना भारी भरकम बिजली का बिल चुकाने के लिए हमेशा बेहद महंगा बने रहना होगा। प्रकृति के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग की कलई अप्रैल 2024 की बाढ़ ने पूरी तरह से खोल दी। लंबे समय तक लोग यही मानते रहे कि इस शहर को बिना किसी योजना के बहुत तेजी से बस सुंदर दिखाने के लिए खड़ा किया गया है।
इंजीनियरिंग के मुकाबले यहाँ केवल दिखावे को तरजीह दी गई। हालांकि इस बात में थोड़ी सच्चाई जरूर है, लेकिन असली गड़बड़ी इस सोच में थी कि यहाँ का मौसम हमेशा एक जैसा रहेगा। जब 1990 और 2000 के दशकों में यहाँ के हाईवे और रिहायशी इलाके बनाए जा रहे थे, तब उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया कि यहाँ बारिश तो कभी कभार ही होगी। जमीन के नीचे पानी की निकासी के लिए बड़े ड्रेनेज सिस्टम बनाना कभी उनकी प्राथमिकता में था ही नहीं। आखिर कोई रेगिस्तान में नालियां बनाने पर अरबों डॉलर क्यों खर्च करेगा? जब से इस शहर का विस्तार शुरू हुआ है, अनुमानों के मुताबिक दुबई ने अपनी सड़कों, बिजली ग्रिड और आलीशान इलाकों को बनाने में 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की भारी कम रकम पानी की तरह बहाई है। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी सड़कों पर चढ़ने लगा, ये साफ हो गया कि इस भारी निवेश में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज गायब थी, और वो थी बदलते मौसम से निपटने की तैयारी। मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। गर्म हवा अपने भीतर ज्यादा नमी सोखती है, और खाड़ी का पानी गर्म होने से आसमान का मिजाज बदल रहा है। जब इस बार तूफान आया तो उसने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि शहर की काम करने की पूरी क्षमता को ही ध्वस्त कर दिया। पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो अंडरपास के कंक्रीट के गड्ढों में जमा हो गया, आलीशान विला की बुनियाद में घुस गया और इस चमचमाते रियल एस्टेट बाजार के खोखलेपन को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। इस तबाही के बाद जो हकीकत सामने आई वो बेहद डरावनी और आंखें खोलने वाली थी। जिन खरीदारों ने आलीशान विला खरीदने के लिए लाखों डॉलर पानी की तरह बहाए थे, वे अब अपने तबाह हो चुके घरों के नुकसान का हिसाब लगा रहे थे और अपने इलाके की बदहाल जल निकासी व्यवस्था को कोस रहे थे। हालांकि सरकार ने भी तुरंत हरकत में आकर जल निकासी के नए और विशाल प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। लेकिन आप और मैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि पहले से पूरी तरह बस चुके इस घने शहर के नीचे ड्रेनेज सिस्टम बनाना कितना पेचीदा और डरावना काम है। इसके लिए उन मुख्य हाईवे को उखाड़ना पड़ेगा जो इस शहर की धड़कन है। ये बात इस कड़वे सच को उजागर करती है कि ये शहर चमकता हुआ भविष्य बनाने में तो माहिर है, लेकिन उसे अपनी बुनियादी गलतियों को सुधारने के लिए बार बार अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये केवल विकास नहीं, बल्कि एक खतरनाक चक्र है, जहां बिना सोचे समझे किए जाने वाले बदलाव अरबों रुपए फूक रहे हैं। आखिर कोई भी शहर निवेशकों के भरोसे अपनी बुनियादी संरचनाओं को कितनी बार फिर से बना सकता है, इससे पहले कि बड़े निवेशक इसे बहुत बड़ा जोखिम मानकर अपने पैर पीछे खींच लें। आज आप और मैं इस तड़क भड़क के पीछे की उस कड़वी हकीकत की पड़ताल करेंगे जो यहां के आम लोगों का दम घोट रही है। इन गगनचुंबी कांच की इमारतों के ठीक नीचे एक जनसांख्यिकीय टाइम बम टिक टिक कर रहा है, जिसका सनसनीखेज दावों से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा संबंध मध्यम वर्ग की रीढ़ टूटने से है। इस चमचमाते शहर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल विदेशी प्रवासियों का है। स्थानीय नागरिक तो बस मुट्ठी भर हैं, जबकि बाकी सभी यहाँ के मजदूर, प्रबंधक और उद्यमी हैं, जिनका वजूद यहाँ केवल उनके रोजगार या निवेश पर टिका है। इतिहास गवाह है कि यहाँ का सौदा बेहद सीधा और आसान हुआ करता था। आप इस तपते हुए रेगिस्तान में कदम रखते हैं, यहाँ की जानलेवा गर्मियों को बर्दाश्त करते हैं, और बदले में आपको मिलती है एक ऐसी नौकरी जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इसी पैसे के दम पर आप एक बेहतरीन जीवन स्तर का आनंद लेते हैं। लेकिन आज ये पूरा गणित बिगड़ चुका है। महामारी के बाद अचानक आई आबादी की बाढ़ ने यहाँ के रियल एस्टेट बाजार में मांग और आपूर्ति के संतुलन को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। लोकप्रिय रिहायशी इलाकों में किराया केवल एक साल के भीतर 20, 30 और कभी-कभी 40% तक बढ़ गया है। बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का राशन और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। बहुत अमीर लोगों के लिए यह शायद मामूली सी बात हो, लेकिन सच ये है कि कोई भी शहर सिर्फ अरबपतियों के दम पर नहीं चल सकता। इस महानगर की असली जान उन मध्यम स्तर के लॉजिस्टिक्स मैनेजरों, दिन रात काम करने वाले होटल कर्मचारियों, नर्सों और रिटेल स्टोर में काम करने वाले लोगों में बसती है। जैसे जैसे बढ़ता किराया इन लोगों को रेगिस्तान के सुदूर बाहरी इलाकों में धकेल रहा है, वैसे वैसे दफ्तर आने जाने का उनका समय बढ़ता जा रहा है और उनकी बचत पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय, जो इस दैनिक अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं, आज दोनों तरफ से चौतरफा माल झेल रहे हैं। उन्हें अपनी व्यावसायिक जगह किराए पर लेने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए वेतन बढ़ाने का भारी दबाव भी है।
अगर ये मध्यम वर्ग अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर गया और उसने पलायन शुरू कर दिया, तो इस पूरे शहर की आलीशान सेवाओं का ढांचा पूरी तरह से ढह जाएगा। एक शानदार 5 स्टार होटल अपनी साख और बेहतरीन सेवा को कभी बरकरार नहीं रख सकता अगर वो अपने साधारण कर्मचारियों को सिर छुपाने की जगह तक नहीं दे पाता। ये शहर आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां ये उस कामकाजी वर्ग को ही यहां से खदेड़ने के मुहाने पर है जो इस विलासिता को मुमकिन बनाता है। अगर आप और मैं इस पूरे खेल की गहराई में जाकर समझें कि आखिर महंगाई क्यों कम नहीं होने वाली, तो हमें इसके आर्थिक ढांचे में आए बड़े बदलाव को देखना होगा। दशकों तक इस शहर का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ दो शब्द थे: शून्य टैक्स। दुनिया भर के पैसों को सुरक्षित रखने का यह सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन जब यह शहर वित्तीय केंद्र बना, तो अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं की पैनी नजरें इस पर टिक गईं। ब्लैकलिस्ट होने से बचने और बिना हिसाब किताब वाले काले धन के दाग को धोने के लिए सरकार ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। जून 2023 में एमिरेट्स ने व्यापारिक मुनाफे पर 9% का कॉर्पोरेट टैक्स लागू कर दिया। पश्चिमी देशों की तुलना में 9% का यह टैक्स आज भी बहुत कम लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर यह एक पुराने सुनहरे युग के अंत का प्रतीक है। ये इस कड़वे सच की स्वीकारोक्ति है कि एक विकसित होती अर्थव्यवस्था केवल जुर्माने, सरकारी फीस और रियल एस्टेट के सौदों के भरोसे अपनी विशाल बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। सरकार को नए हवाई अड्डों के निर्माण, जल निकासी प्रणालियों और इस पूरी विशाल मशीनरी के रखरखाव के लिए लगातार आने वाले पैसों के एक मजबूत और सुरक्षित जरिए की जरूरत है। इस नए कॉर्पोरेट टैक्स के साथ साथ पहले से लागू मूल्य संवर्धित कर यानी वैट ने विदेशी निवेशकों के लिए मुनाफे के पूरे गणित को ही बुनियादी रूप से बदल कर रख दिया है। इस शहर की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब आप इस नए टैक्स सिस्टम को महंगी व्यावसायिक संपत्तियों और कर्मचारियों को रोकने के लिए बढ़ने वाले खर्चों के साथ जोड़कर देखते हैं, तो कंपनियों का मुनाफा बेहद कम हो जाता है। बहुत सी बड़ी कंपनियां अब एक बहुत ही जटिल गुणा भाग करने में जुटी हुई हैं कि क्या इस खास शहर की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए इतनी भारी कीमत चुकाना आज के समय में समझदारी है। ये शहर अब जोखिम भरे लेकिन असीमित मुनाफे वाले एक बिंदास ठिकाने से बदलकर नियमों में बंधा हुआ एक बेहद महंगा वैश्विक महानगर बनता जा रहा है। और इसी बदलाव के दौरान वो अपनी उस लचीली रफ्तार को खोने के खतरे में है जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर बनाया था। अगर आप इस गगनचुंबी चमक के पीछे छिपे सच को उजागर करने वाले इस खुलासे को पसंद कर रहे हैं, तो हमसे जरूर जुड़ें। खतरे का अगला निशान कभी भी उन आकर्षक विज्ञापनों में दिखाई नहीं देता जो हमें लुभाने के लिए छापे जाते हैं। यहां एक ऐसा सच सामने आता है जिसे आप और मैं अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आधुनिक इतिहास में पहली बार ये शहर अपने ही पड़ोस से मिलने वाली एक बेहद मजबूत और पैसे के दम पर खड़ी की गई चुनौती का सामना कर रहा है। बरसों तक दुबई ने इस पूरे इलाके में विदेशी निवेश और पर्यटन पर अकेले राज किया है। अगर किसी वैश्विक कंपनी को मिडिल ईस्ट में अपना मुख्यालय खोलना होता था, तो उनके पास सिर्फ यही एक विकल्प बचता था। लेकिन अब वो एकाधिकार खत्म हो चुका है। पड़ोसी देश सऊदी अरब अपना विजन 2030 लागू कर रहा है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को तेल के चंगुल से बाहर निकालने के लिए कई लाख करोड़ डॉलर का एक विशाल अभियान है। सऊदी अरब आज कंपनियों के मुख्यालयों, बेहतरीन प्रतिभाओं और वैश्विक प्रभाव को अपने पाले में करने के लिए एक आक्रामक जंग लड़ रहा है। रियाद ने ऐसी सख्त नीतियां लागू कर दी हैं जो विदेशी कंपनियों के लिए सऊदी के भीतर अपना क्षेत्रीय मुख्यालय खोलना अनिवार्य बनाती हैं, बशर्ते वे सरकारी ठेके हासिल करना चाहती हों। ये सीधे तौर पर दुबई के उस दबदबे को खुली चुनौती है जो उसे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनाता आया है। इसके अलावा सऊदी अरब लाल सागर के किनारे अपने खुद के विशाल प्रोजेक्ट्स, नई एयरलाइंस और बेहद आलीशान पर्यटन स्थलों को खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में एक ऐसा दबाव बन गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब दुबई केवल इस बात के भरोसे चैन से नहीं बैठ सकता कि वो रेगिस्तान का सबसे आधुनिक और चकाचौंध से भरा शहर है। इसे अब एक ऐसे पड़ोसी देश से सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है जिसके पास इससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत खजाना मौजूद है। यदि इस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता या भू राजनीतिक तनाव पनपता है, तो दुनिया भर के सैलानी और निवेशक पूरे मध्य पूर्व को केवल एक ही खतरे के दायरे के रूप में देखते हैं।
आसपास के किसी भी हिस्से में होने वाला टकराव अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग को पल भर में गिरा सकता है, चाहे यह शहर खुद कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो। यह शहर आज एक ऐसी भू राजनीतिक कैंची के बीच फंस चुका है, जहां एक तरफ उसे अपनी खुली, निष्पक्ष और आधुनिक छवि को बचाए रखना है, तो दूसरी तरफ बेहद अस्थिर पड़ोस और एक आक्रामक आर्थिक प्रतिद्वंदी से खुद को बचाना है। अब यहां किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पड़ोसी देशों की जांचबानी और निवेशकों की नजर अब लंबे कोई भी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय झटका या लंबे समय तक चलने वाली मंदी उस भारी भरकम कर्ज और आर्थिक चालाकियों की पोल खोल सकती है, जिसके दम पर ये गगनचुंबी इमारतें आज शान से खड़ी हैं। हालांकि दुबई मिट्टी के पैरों पर खड़ा कोई कमजोर दैत्य नहीं है, और ना ही ये कोई वीरान भूतिया शहर है जो अचानक जमींदोज हो जाएगा। ऐसी बातें हकीकत से परे और बहुत आसान हैं। असल में ये फॉर्मूला 1 कार के उस इंजन की तरह है जो बेहद सटीक तरीके से चल रहा है, लेकिन अपनी आखिरी सीमा पर घूम रहा है। ये इंसानी महत्वाकांक्षा का एक ऐसा अजूबा है जो खुद के बनाए चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुका है, जहां उसे जिंदा रहने के लिए हर बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने पड़ते हैं। हर नई गगनचुंबी इमारत, हर नया हवाई अड्डा और हर नया रिकॉर्ड तोड़ने वाला आकर्षण पानी, बिजली और पैसों की मांग को कई गुना बढ़ा देता है। दबाव लगातार बढ़ रहा है। शायद आप और मैं आज इस कड़वे सच को साफ साफ देख पा रहे हैं कि बढ़ता हुआ खर्च यहाँ के कामकाजी वर्ग के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, जबकि पड़ोसी देश विदेशी निवेश पर इसके एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। इस शहर की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि यहाँ का तेल खत्म हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका हर हाल में पूरी तरह से परफेक्ट बने रहने का दबाव। लगातार अंधाधुंध विकास की नींव पर बने इस पूरे सिस्टम के पास मंदी का सामना करने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है। जब आपकी पूरी पहचान ही सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे शानदार होने पर टिकी हो, तो रफ्तार का जरा सा धीमा होना भी किसी बड़ी तबाही जैसा महसूस होता है। आज अरब के आसमान के नीचे जो कुछ भी चमक रहा है, वो निश्चित रूप से एक आर्थिक चमत्कार है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे चमत्कार बहुत महंगे साबित होते हैं। ये खोजी विश्लेषण पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों, शहरी विकास की रिपोर्टों और प्रमाणित घटनाओं पर आधारित एक स्वतंत्र रिपोर्ट है। विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक स्थितियां, सरकारी नीतियां और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से बदलने के अधीन हैं। इस जांच का मकसद केवल संरचनात्मक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों की पड़ताल करना है, और इसका निशाना किसी विशेष व्यक्ति, स्थानीय निवासी या वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यहां साझा किए गए निष्कर्ष केवल उपलब्ध आंकड़ों और प्रवृत्तियों के आधार पर किए गए गहरे विश्लेषण का हिस्सा हैं। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह, निवेश संबंधी दिशा निर्देश या व्यक्तिगत यात्रा परामर्श के रूप में न देखा जाए, और दर्शकों से अपनी खुद की सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।